चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं विद वन एग्जांपल। हमने कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था a company has two plants at location 1 and 2 सर फॉर्मूले लिखवाने के बाद में नहीं। हाँ जी, फॉर्मूले खत्म किए थे ना कल। उसके बाद a company has two plants at location 1 and 2 operating at 70% and 90% of their capacity। एक कंपनी के दो प्लांट हैं जो फर्स्ट और सेकंड लोकेशन पर सिचुएटेड हैं और ये एट प्रेजेंट 70 और 90% ऑफ द कैपेसिटी पर वर्क कर रहे हैं। द कंपनी डिसाइड टू merge these two plants। The company decided to merge these two plants and provide following data। ठीक है, कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि हमें इन दोनों प्लांट को क्या कर लेना है, मर्ज कर लेना है। और अब आपको इन दोनों प्लांट के रेस्पेक्ट में इन्होंने डेटा दिया हुआ है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये प्लांट 70% पर काम कर रहा है और ये प्लांट 90% पर काम कर रहा है। सेल्स आपको दी हुई है 700 lakhs और 810 lakhs। देन आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 490 lakhs और यहां आपको दी हुई है 630 lakhs। एंड देन आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है 80 lakhs और 60 lakhs। सर एल मतलब लैक्स है। हाँ जी, ठीक है, ये आपको दोनों प्लांट के रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। रिक्वायर्ड, अब आपसे क्या क्या मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, पीवी रेशियो ऑफ मर्ज्ड प्लांट। आपको बताना है मर्ज्ड प्लांट का पीवी रेशियो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपसे मांगा है बीईपी ऑफ मर्ज्ड प्लांट। ठीक है, मर्ज्ड प्लांट का बीईपी निकालना है।
कैपेसिटी at which merged plant will break even। आपको बताना है कि कितने परसेंट कैपेसिटी पर जो मर्ज्ड प्लांट का बीईपी है वो आया है। डिजायर्ड सेल्स ऑफ merged plant if desired profit is desired sales of merged plant if desired profit is rupees 40 lakh। Capacity utilization of desired sales, capacity utilization of desired sales calculated in 4। Profit of merged plant working at 90% कैपेसिटी। ये लीजिए, ये डेटा हमें दिया है और हमसे ये सारे क्वेश्चंस उसने मांगे हैं मर्ज्ड प्लांट के रेस्पेक्ट में। लिख लिया सभी ने? अब देखिएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको मर्ज्ड प्लांट के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको जो दोनों प्लांट दिए हुए हैं उनकी कैपेसिटी को 100 पर लाकर मर्ज करना है। तो देखिएगा, ये मेरे पास है प्लांट 1, ये मेरे पास है प्लांट 2 और ये मेरे पास है मर्ज्ड प्लांट। कैपेसिटी इसकी 100% लेनी है तो ऑटोमेटिकली मर्ज्ड प्लांट एट 100% हो जाएगा। सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स। देखिएगा, जो प्लांट 1 था उसकी 700 की सेल हो रही है 70% पर। अगर 700 की सेल 70 पर है तो उसकी 100% पर क्या सेल होगी? 1000। अगर ये प्लांट 100% पर काम करेगा तो 1000। इधर आ जाइए, 810 अगर 90 पर है तो 100 पर क्या होगा? 900।
तो टोटल मर्ज्ड प्लांट अगर 100% पर वर्क कर रहे हैं तो कितना आ गया आपके पास? 1900 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी आपको दे रखी है 490 की वेरिएबल कॉस्ट जो 70% पर है। 490 की वेरिएबल कॉस्ट 70 पर है तो 100 पर कितनी हो गई? 700। 700। यहां पर आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 630 90% पर। इसकी भी 630 तो ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 700। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई आपकी? 1400। 49। तो अब मैं निकाल लूंगा कंट्रीब्यूशन 300, 200 और 500। अब मुझे फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? 80 और 60। वो तो ऑलरेडी 100% पर होगी। यस सर। तो माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 80 60 टोटल 140। प्रॉफिट आ गया। 300 में से 80 गया तो 220, 200 में से 60 गया तो 140 और 500 में से 140 गया तो 360। लीजिए ये मेरी स्टेप 1 हो गई। जो दोनों प्लांट थे मैंने उन दोनों प्लांट को 100% कैपेसिटी पर लाकर क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अब मुझसे जितने जितने क्वेश्चंस मांगे जाएंगे चलिएगा, अब हम एक एक कैलकुलेशन करते हैं जो उसने हमसे मांगा है। बस इसी तरह का क्वेश्चन मर्ज प्लांट का बनता है। पहला उसने बोला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालिए। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इनटू 100। तो देखिएगा टोटल कंट्रीब्यूशन है 500 का डिवाइड बाय टोटल सेल्स थी आपकी 1900 इंटू 100। 500 डिवाइड बाय 1900 इंटू 100 तो आपका पीवी रेशियो आ गया 26.32%। ये हमारे पास पीवी रेशियो आ गया। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है बीईपी सेल्स। आपको बताना है मर्ज्ड प्लांट की बीईपी सेल्स। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 140 डिवाइडेड बाय 26.32%। तो 140 डिवाइड बाय 26.32%। ये आपके पास आ गया 531.91 lakhs। पॉइंट नंबर थर्ड। अब उसने ये पूछा था कि कैपेसिटी लेवल बताओ जिस लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा ताकि ये बीईपी आ गया आपका। यानी बेसिकली बीईपी को पाने के लिए कंपनी को कितनी % कैपेसिटी को यूटिलाइज करना पड़ेगा? तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट
बीईपी। तो अगर मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट बीईपी निकालूंगा तो 531.91 डिवाइडेड बाय 1900 इंटू 100, तो ये आ गया 531.91 डिवाइडेड बाय 1900 इंटू 100, 28%। ठीक है, 27.995 है, तो राउंडेड ऑफ में वो 28 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अब मुझे निकालनी है डिजायर्ड सेल्स। आइएगा, डिजायर्ड सेल्स। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 140 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मैंने आपको लिखवाया 40 लाख और डिवाइडेड बाय 26 पॉइंट, कुछ बोल रहे हो? तो मेरे को थर्ड वाले पर समझा दो। थर्ड वाले में वो ये पूछ रहा है कि आपने जो बीईपी सेल्स निकाली है उस बीईपी सेल्स तक जाने के लिए मर्ज्ड प्लांट को कितनी कैपेसिटी पर काम करना पड़ेगा। हाँ, तो सर ये फॉर्मूला क्या लगाया? बीपी इन सेल्स अपॉन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। भैया 100% कैपेसिटी पर काम करोगे तो 1900, तो 1900 में से आपने काम किया है केवल 531.91 तक, तो कितने परसेंट काम किया आपने? तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये कितना आ गया? 683.89 683.89 लैक्स। अब इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मांग रहा है कि भाई अगर आप 100% पर 1900 की सेल करते हो तो इस सेल को करने के लिए तो लेस देन 100% ही वर्क करना पड़ेगा आपको। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट डिजायर्ड सेल्स। अब हम अगर डिजायर्ड सेल्स के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो 683.89 पर हमारी डिजायर्ड सेल्स है आउट ऑफ 1900। ले लीजिए 36%। 683.89 डिवाइड बाय 1900, 36% आ गया। अगर आप 36% एक्टिविटी लेवल पर काम करोगे तो आपको आपका डिजायर्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। अब उसने पूछा है कि अगर हम मर्ज्ड प्लांट को 90% कैपेसिटी पर काम करवाएं तो बताओ हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे। तो प्रॉफिट एट 90%, यानी अगर हम अपने मर्ज्ड प्लांट की जो रनिंग रखेंगे वो क्या रखें, 90% पर रखें, तो देखिएगा मेरी सेल्स हो जाएगी 1900 का 90%, 1900 का 90%, 1710 लाख की तो मेरी सेल्स होगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1400, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 90% पर आ गई। तो 1400 इंटू 90% यानी 1260 लाख। लीजिए कंट्रीब्यूशन, तो 1710 माइनस 1260, मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 450 लाख, और इसमें से माइनस फिक्स कॉस्ट पूरी 140, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 100% कैपेसिटी की ही लगेगी। ये लीजिए 310 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा।
ये आपके पास आ गया प्रॉफिट एट 90% कैपेसिटी। तो लीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल से क्या करवा दिया, सारे ये पॉइंट कवर करवा दिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे मांगे जाते हैं। चलिएगा, अब एक क्वेश्चन हमारे पास हमारे एग्जाम का है, दिसंबर 2010 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ये लो, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा था, फिर यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये क्या बोल रहा है, अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स एट लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2 operating at 100% and 75% of their capacities respectively। प्लांट 1 जो है वो तो 100% पर काम कर रहा है और जो प्लांट 2 है वो 75% पर काम कर रहा है। The company is considering a proposal to merge the 2 plants at one location to optimize the available capacity। कंपनी सोच रही है इन दोनों प्लांट को हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है भैया, मर्ज करवा देते हैं। अब आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब आपसे उसने 2 बातें मांगी हैं, केवल 2 क्वेश्चन उसने मांगे हैं। पहला, आपको बताना है कितनी कैपेसिटी यूज करनी पड़ेगी प्लांट को ब्रेक इवन तक जाने के लिए। तो पहले मुझे ब्रेक इवन भी निकालना पड़ेगा, तो पूरी वर्किंग आ गई। इसने मुझसे क्वेश्चन तो एक ही पूछा, क्वेश्चन तो ये पूछा कि भाई ये बताओ कि अगर आपको ये निकालना है कि बीईपी लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितनी % कैपेसिटी को यूज करना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट निकालना है मर्ज्ड प्लांट का 90% कैपेसिटी पर। चलिए, तो पहला काम तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर्स प्लांट 1, प्लांट 2 और मर्ज्ड प्लांट। पर्टिकुलर प्लांट 1, प्लांट 2 और मर्ज्ड प्लांट। कैपेसिटी चाहिए मुझे 100%, 100% और 100%। ये मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। सबसे पहले जाऊंगा सेल्स पर। बताइए, मेरा जो प्लांट 1 था वो तो ऑलरेडी 100 पर ही चल रहा था, यस सर, इसे तो चेंज नहीं करेंगे। 200 ही रहेगी। लेकिन जो दूसरा प्लांट है उसकी सेल 75 थी 75% के लिए, तो उसको मैं 100 पर ले जाऊंगा। मर्ज्ड प्लांट की टोटल सेल्स आ गई 300। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसकी वेरिएबल कॉस्ट तो 140 है। अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट 54 है, जो 75% पर है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? 72। 70। ये आ गया 212। कंट्रीब्यूशन, यहां 60 का कंट्रीब्यूशन आ गया। 100 - 72
यहाँ पर 28 का कंट्रीब्यूशन आ गया और ये टोटल मेरे पास 88 का कंट्रीब्यूशन आ गया दोनों प्लांट का मिलाकर। अब हम चलते हैं फिक्स कॉस्ट पर, माइनस फिक्स कॉस्ट। तो इसकी फिक्स कॉस्ट 30, इसकी फिक्स कॉस्ट 14 और इसकी फिक्स कॉस्ट हो गई 44। प्रॉफिट, यहां 30 का प्रॉफिट हो रहा है, यहां 14 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल मिलाकर लीजिए। ये मैंने मर्ज्ड प्लांट की बातें कर दी। बोलो यहां तक क्लियर बिल्कुल? चलिए, अब उसने हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि बीईपी पर पहुंचने के लिए आपको कितने परसेंट कैपेसिटी को यूज करना पड़ेगा। तो मुझे उसके लिए बीईपी निकालना पड़ेगा और बीईपी के लिए पहले मुझे पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा पीवी रेशियो, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन 88 डिवाइडेड बाय मेरी टोटल सेल्स कितनी हो गई थी 300। ये लीजिए, तो 88 डिवाइडेड बाय 300 29.33%। तो बीपी निकाल लेते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट है 44 डिवाइड बाय 29.33%, 150। तो अब हम निकाल सकते हैं अपना कैपेसिटी ऑफ मर्ज्ड प्लांट, कैपेसिटी ऑफ मर्ज्ड प्लांट एट बीईपी। बीईपी तक जाने के लिए मर्ज्ड प्लांट को कितनी कैपेसिटी पर काम करना पड़ेगा। तो 150 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स थी 300 इंटू, ये लीजिए, यानी मुझे अपनी 50% कैपेसिटी को यूज करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में उसने बहुत सिंपल सी बात पूछी है कि अगर आप मर्ज्ड प्लांट को 90% पर काम करवाओगे तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो चलिए हम 90% पर प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेंगे। प्रॉफिट स्टेटमेंट एट 90%। सबसे पहले हमने ली सेल्स, टोटल सेल्स 300, इसका 90%, ये आ गया 270। वेरिएबल कॉस्ट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी टोटल 212, तो 212 190.8 इंटू 90%, 190.8, ये लीजिए। तो अब आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन 79.2 फिक्स कॉस्ट हमें पता है कि 44 ही रहेगी, तो 79.2 माइनस 44, तो 79.2 माइनस 44 आपका प्रॉफिट आ गया 35.2। 35. तो बोलिए क्लियर है, ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा था।
कि भाई आपके पास अगर मर्ज्ड प्लांट को लेकर क्वेश्चन आता है तो वो जो जो बातें आपसे पूछ सकता है उस मर्ज्ड प्लांट को लेकर, उसकी हमने यहां पर बात कर ली। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मेरे पास थोड़े कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन हैं वो फॉर्मूला और यहीं तक का बेस्ड, बट उनमें कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज डिटेल्स एक्स्ट्रा दी हुई है, तो हम जरा उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए आप क्वेश्चन नंबर 42 पर। दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, इन बड़े क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, आपको जो डेटा दिया हुआ है ना, आप उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करते जाओ, जैसे जैसे पढ़ते जाओ अरेंज करो, ताकि जब वो आपसे क्वेश्चन मांगना स्टार्ट करे तो आपको सारा डेटा एक जगह गैदर रहे। देखो ये क्या बोल रहा है, अ रिव्यू मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट of a company which makes only one product of the result of first quarter of the year revealed the following। आपको एक कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स इन यूनिट्स दी हुई है 10,000, और जब आप ये 10,000 यूनिट बेचोगे तो आपको 10,000 रुपए का नुकसान होगा। फिर आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है क्वार्टर की 30,000, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई है 8 रुपए। सेल्स उसने इस बार गायब कर दी, सेलिंग प्राइस उसने गायब कर दी, तो कोई बात नहीं, हमें एक चीज पता है, हम यहीं से अपने डेटा को गैदर करेंगे। सेल्स का मतलब होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी सेल्स आ जाएगी। आ जाओ, मुझे वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 8 रुपए पर यूनिट, और 10,000 यूनिट अगर मैं बेचता हूं तो 10,000 इंटू 8 तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, प्लस मुझे मेरी फिक्स कॉस्ट दी हुई है 30,000, तो 30,000 मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई। सर कितने टाइम की लेनी है? तो एक क्वार्टर का ही तो डेटा लूंगा पूरा। ओके आपको सर। सेल्स अगर एक क्वार्टर की दे रखी है तो सभी चीजें क्वार्टर की लेनी पड़ेंगी ना। आप ये थोड़ी हाँ। कह सकते हो कि अगले क्वार्टर में भी 10,000 यूनिट ही बिकेंगी। हमें तो जो डेटा दिया है हमें उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। चलिएगा, और माइनस के 10,000, क्योंकि प्रॉफिट की जगह आपको क्या दिया हुआ है, लॉस। लॉस दिया हुआ है। क्लियर यहां तक? तो लीजिए 80 प्लस 30 माइनस 10, तो मेरी सेल्स कितनी आ गई, 1 लाख। तो मेरी सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी। अब 1 लाख की सेल होगी और Divided by 10,000 यूनिट है, ये लीजिए। अब अगर मेरे पास सेल्स आ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे पता है, तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकता हूं? यस सर। वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता है मेरी 8 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 10 माइनस 8 यानी 2। बताओ, यहां तक जो उसने मुझे डेटा दिया था मैंने केवल उस डेटा का यूज किया और अकॉर्डिंगली मैंने कुछ वैल्यूज निकाल के रख ली। चलें आगे, अब सुनना इसने क्या बोला है आगे। फाइनेंस मैनेजर, अब एक पर्सन आया फाइनेंस मैनेजर, सुनना ध्यान से। फाइनेंस मैनेजर ने सजेस्ट किया कि यार आप अभी 10,000 के लॉस पर काम कर रहे हो, तो कब तक करोगे, एट लीस्ट आपको बीईपी तक तो आना चाहिए।
वो बोल रहा है कि आपको कोशिश करनी चाहिए, यू शुड एटलीस्ट ब्रेक इवन इन द सेकेंड क्वार्टर। अब अगर आपको ब्रेक इवन तक पहुंचना है तो इसका मतलब आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी आप 1 लाख की सेल्स कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, जबकि बीईपी होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसने सजेस्ट किया है बीईपी के प्लान को। वो बोल रहा है एक काम करो, थोड़ा सा अपनी पैकिंग को अट्रैक्टिव कर दो। अगर पैकिंग को अट्रैक्टिव करोगे ना तो बीईपी तक पहुंच जाओगे, क्योंकि पैकिंग अट्रैक्टिव होगी तो माल थोड़ा बिकना ज्यादा चालू हो जाएगा। लेकिन जब पैकिंग को बढ़ाओगे तो पर यूनिट पर पैकिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बताओ, अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट पर चल रही है तो वो वेरिएबल हुई कि फिक्स्ड हुई? वेरिएबल। वेरिएबल। तो वेरिएबल। आप सुनना ध्यान से, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 0.5 आ जाएगी, इसने जो प्लान दिया उसके अकॉर्डिंग। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला मैनेजर आया सेल्स मैनेजर। ये भी अपना प्लान लेकर आया। सेल्स मैनेजर हैज एन ऑल्टरनेट प्रपोजल। उसने बोला कि देखो, अगर तुम सेल्स प्रमोशन पर 5,000 रुपए खर्च करते हो, अमाउंट टर्म दे दी, यानी बोले एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट करो। कितनी? 5,000। अगर तुम ऐसा करोगे तो सुनना ध्यान से, तुम एक टारगेट प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हो। आपको डिजायर्ड प्रॉफिट भी दे दिया उसने। डिजायर्ड प्रॉफिट का टारगेट एम रख सकते हो आप, डिजायर्ड प्रॉफिट का एम रख सकते हो 5,000। ये बात सेल्स मैनेजर ने बोल दी। चलो भाई, इसका प्रपोजल भी खत्म हो गया। आगे बढ़ो। प्रोडक्शन मैनेजर ने कुछ अदरवाइज फील किया। प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोल रहा है? आप है ना, डिमांड को अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो सेलिंग प्राइस को 3% गिरा दो। बोले रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस ले आओ 10 - 3%। ये सेलिंग प्राइस रख दो तुम, क्योंकि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। तुम अगर प्राइस को गिराओगे तो तुम्हारी सेल्स बढ़ना चालू हो सकती है, और इसके रिजल्ट से उतनी सेल्स अचीव करने की कोशिश करो कि तुम्हारा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है, $4,000 आ जाए। ये लीजिए, 3 लोगों ने 3 अलग अलग प्रपोजल दिए हैं कि भैया एट प्रेजेंट आप जो 10,000 यूनिट बेच रहे हो ना, उससे आपको लॉस हो रहा है। तीन अलग अलग लोगों ने कहा कि यार थोड़ा सा सही करो अपने काम को, और फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि एटलीस्ट बीपी तक तो पहुंचो। सेल्स मैनेजर बोल रहा है मेरे प्रपोजल को फॉलो करोगे तो टारगेट प्रॉफिट कमा पाओगे 5,000 का। और प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है मेरे अगर ऑल्टरनेटिव को, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे तो 4 का प्रॉफिट कमा पाओगे। नाउ अब क्वेश्चन ने मांगा क्या है वो देखते हैं। सुनो, द मैनेजिंग डायरेक्टर आस्क यू एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट टू इवेल्युएट दीज प्रपोजल्स। हर प्रपोजल को इवेल्युएट करो और कैलकुलेट करो कि हर प्रपोजल के अकॉर्डिंग एडिशनल सेल्स आपको और कितनी करनी पड़ेगी, एंड कैलकुलेट एडिशनल सेल्स वॉल्यूम दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन ईच केस। यानी व्हाट डज इट मीन? अगर मैं फाइनेंस मैनेजर के प्रपोजल पर चलता हूं तो मुझे इस प्रपोजल के तहत कितनी एडिशनल सेल करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया,
फाइनेंस मैनेजर ने कहा था बीईपी तक पहुंचो, तो यानी मेरा पहला प्रपोजल ये बोलना चाह रहा है कि बीईपी तक पहुंचने के लिए कितनी और यूनिट मुझे बेचनी पड़ेंगी। सेल्स मैनेजर ने कहा था कि इतनी सेल करो कि प्रॉफिट आ जाए 5,000 का, तो मुझे ये बताना है कितनी एडिशनल सेल और कर दूं कि मुझे 5,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट मिल जाए। तो देखो, पहले बात करता हूं फाइनेंस मैनेजर के ऊपर। फाइनेंस मैनेजर का प्लान था बीईपी तक पहुंचना। आओ, सेलिंग प्राइस में इसने कोई चेंज नहीं बोला, तो वो 10 रुपए ही रहेगी। लेकिन इसके प्लान की वजह से मेरी वेरिएबल कॉस्ट अब 8.5 हो जाएगी। 8 रुपए तो ओरिजिनल लग रहे हैं, इसके प्लान को एक्सेप्ट करूंगा तो 0.5 की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बताओ, मेरा कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया, 10 माइनस 8.5 यानी 1.5। बीपी निकाल लो, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000 और मेरा कंट्रीब्यूशन इस प्लान के तहत हो जाएगा 1.5, तो बीपी आ गया मेरा 20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखो, इफ वी फॉलो प्लान ऑफ फाइनेंस मैनेजर, then additional sales needed $10,000। सुनना वापस ध्यान से। फाइनेंस मैनेजर ने कहा था बीईपी तक पहुंचो, बीईपी तक पहुंचना है तो मुझे टोटल मिलाकर 20,000 यूनिट बेचनी पड़ेंगी। 10 तो मैं अभी भी बेच रहा हूं। तो बताओ, अगर मैं इस प्लान को ऑप्ट करता हूं, अगर मैं फाइनेंस मैनेजर के प्लान को ऑप्ट करता हूं, तो मुझे 10,000 यूनिट और एक्स्ट्रा बेचनी पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, बताओ। क्या बात समझ में आई? प्लान के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, इसने बीईपी तक पहुंचने को कहा था, तो अगर मैं 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेच दूं तो बीईपी पर आ जाऊंगा। इसका प्लान क्या था? इसके प्लान के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस तो 10 रुपए ही है, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन 2 रहेगा। लेकिन इसकी वजह से फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई। इस प्लान में जब जाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट 35,000 लगेगी। आइए तो इस प्लान के अकॉर्डिंग सेल्स निकाल लेता हूं। फिक्स कॉस्ट 35,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है 5,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 रुपए। लीजिए, इफ वी फॉलो प्लान ऑफ सेल्स मैनेजर, then additional sales needed टोटल 20 चाहिए, 10 तो मैं अभी भी बेच रहा हूं। हाँ बोलो, बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस अंतर इतना था, इस बार एक क्वेश्चन में बीपी मांगा, अभी तक आपको डायरेक्ट डेटा दे देता था, अब की बार उसने डेटा को लैंग्वेज में दिया। इसमें आपको फिक्स कॉस्ट में चेंज किया और डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया, तो मुझे पता है डिजायर्ड सेल्स निकलवा रहा है।
जब आपको डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया तो इसका मतलब हमें डिजायर्ड, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही है जो अमाउंट टर्म में होती है। ये चीज तो मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट डे बता दी थी। जब पर यूनिट कोई कॉस्ट देता है कांस्टेंट तो वो वेरिएबल होती है, इसलिए मैंने इसको 0.5 को पहले प्लान में वेरिएबल माना। जब कोई कॉस्ट पर यूनिट पर नहीं अमाउंट में कांस्टेंट होती है तो उसे फिक्स्ड मानते हैं। ये तो हमने बिल्कुल इनिशियल क्लास में ही डिस्कस कर लिया था दी। आ जाओ, यहां पर अब मेरी सेलिंग प्राइस हो गई 9.7, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है तो वो 8 है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 9.7 माइनस 8, 1.7। सेल्स निकाल दो, यहां पे फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है 30,000 प्लस मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है 4,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 1.7, 20,000 यूनिट्स। इसके प्लान में भी जाते हो तो 20,000 यूनिट ही होंगी। तो बताओ, अगर हम इफ वी फॉलो प्लान ऑफ, कौन सा मैनेजर था ये? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। इफ वी फॉलो प्लान ऑफ manager, if we follow plan of production manager, then additional sales needed बताओ, यहां तक की बात समझ आ गई? देखो, अब अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन ही था कि पहले पार्ट में बीपी निकालना था और अगले दो पार्ट में इस डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए सेल्स निकालनी थी, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने अलग दिया। अब मुझे बताओ, 10,000 यूनिट बेचोगे तो बीपी तक पहुंचोगे, इस प्लान के अकॉर्डिंग 10,000 बेचोगे तो 5,000 का प्रॉफिट कमाओगे, और इस प्लान के अकॉर्डिंग 10,000 बेचोगे तो 4 का प्रॉफिट कमाओगे। बेस्ट प्लान कौन सा है? हर में यूनिट तो सेम आ गई, तो बताओ 10,000 यूनिट बेचकर बीईपी पर पहुंचना बेस्ट है, या उन्हीं 10,000 से अगर मैं 5,000 का प्रॉफिट कमा पाऊं वो बेस्ट है? सेल्स बेस्ट है सर। बिल्कुल, सेल्स बेस्ट है। सेल्स मैनेजर का प्रपोजल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स तो तीनों में कॉमन आ गई, यूनिट्स तो तीनों में कॉमन आ गई। हालांकि उसने डिसीजन मांगा नहीं है, उसने केवल ये बोला कि बस आपको निकाल के बताना है ताकि हेल्प हो उनका। बट अगर मैं आपको बोलूं कि डिसीजन लेना है तो बहुत सीधी सी बात है, तीनों ही प्लान में एडिशनली तो मुझे 10,000 यूनिट बेचनी पड़ रही है, लेकिन 10,000 यूनिट बेचकर हाईएस्ट प्रॉफिट 5,000 कमा सकता हूं अगर मैं सेल्स मैनेजर के प्रपोजल को फॉलो करूं। तो वी शुड ऑप्ट द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर। मुझे सेल्स मैनेजर के प्रपोजल को ऑप्ट करना चाहिए। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। तो आप देखिएगा, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज थी, लेकिन नहीं, दुष्यंत मांगता ही नहीं है, ये डिसीजन नहीं मांगेगा, आप चिंता मत करो। अगर यूनिट अलग अलग होती तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाते, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए एक बेस का कॉमन होना बहुत जरूरी होता है। पता है आपको, आप कभी भी अगर दो ऑल्टरनेटिव या तीन ऑल्टरनेटिव को कंपेयर करते हो तो कंपेयर होने का एक बेस होना चाहिए, अदरवाइज आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। यहां कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि तीनों प्रपोजल की एडिशनल सेल्स 10,000 आई है। अगर ये सेल्स ही अलग अलग होती तो मैं कंपेयर कैसे करता? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। सर हाँ जी, सर मेरे ना ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, पर ये मेरे को फिर से बताओगे कि 5,000 वाला?
मैं ये बोल रहा हूँ 10,000 यूनिट बेचोगे हर में, हाँ सर। यहाँ 10,000 बेचोगे तो बीपी आएगा। सर ये वाला नहीं, डिसीजन वाला नहीं, जो 5,000 आपने फिक्स कॉस्ट में ऐड किया ना, ये वाला अरे सेकंड वाले भाई में। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर कोई कॉस्ट अमाउंट टर्म में दी हुई होती है तो वो कॉस्ट कौन सी बताई थी मैंने आपको? फर्स्ट क्लास पर जाओ रिद्धि, फर्स्ट क्लास में मैंने तीनों कॉस्ट डिस्कस की थी, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। हाँ। मैंने बताया था पर यूनिट पर जो कांस्टेंट होती है वो वेरिएबल होती है। क्या ये 5,000 रुपए पर यूनिट है क्या? नहीं तो अमाउंट में कौन सी कॉस्ट होती है जो कांस्टेंट होती है? सर, फिक्स। तो फिर ये क्वेरी नहीं आनी चाहिए ना यहाँ तक। तो अब आपको इतना तो अपने को चीजें रिटेन रखनी पड़ेंगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर कांस्टेंट होती है, टोटल में जो कॉस्ट कांस्टेंट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो इसलिए मैंने पहले ऑल्टरनेटिव में तो पर यूनिट दिया हुआ था मुझे, तो मैंने उसे वेरिएबल माना, और यहां मुझे अमाउंट में दिया हुआ था फिक्स्ड अमाउंट, तो मैंने उसे फिक्स्ड में चेंज माना।